आप सभी को मेरा नमस्कार। कल के लेक्चर में हमने कंप्यूटर अलजेब्रा देखा था। वो आप लोग को समझ में आया होगा और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने जो दिए थे वो सब आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग से, अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग से क्वेश्चन जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या कुछ क्वेश्चन आप लोग का जो एक्स्ट्रा अगर आप कहीं से सॉल्व कर रहे होंगे तो वो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा हो तो उसको भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो तैयारी जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, जितना हो सके अपनी ओर से क्वेश्चन जो है आप लगाते जाइए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। नॉर्मली हमने एवरेज वैल्यू के बारे में सुना है, तो एवरेज वैल्यू बेसिकली क्या करते हैं, जैसे सपोज मुझे इस पेन की मोटाई अगर निकालनी है, ठीक है, तो नॉर्मली मैं क्या लूँगा, वर्नियर कैलिपर्स ले लूँगा और 5 बार इस एक्सपेरिमेंट को मैं परफॉर्म करूँगा और पांचों का वैल्यू को ऐड करके मैं उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसका जो एवरेज जो मोटाई है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, हम ऐसे 5 आइडेंटिकल पेन लेंगे, 5 आइडेंटिकल पेन लेंगे और 5 आइडेंटिकल जो है वर्नियर कैलिपर्स लेंगे और ये जो 5 बार जो हमको मेजरमेंट करना है उसको एक ही टाइम में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो साई जो होता है वो फंक्शन होता है पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन होता है। ठीक है, पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन होता है। तो अगर मैं सपोज अगर एक बार एक्सपेरिमेंट लेके अगर नेक्स्ट टाइम फिर से दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर करूं, है ना, तो टाइम जो है आपका चेंज हो रहा है और अगर टाइम अगर चेंज हो रहा है तो आपका वेव फंक्शन भी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू में क्या करते हैं कि साइमल्टेनियसली 5 एक्सपेरिमेंट आइडेंटिकल सिस्टम में 5 एक्सपेरिमेंट जो है क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं और उसकी वैल्यू का हम एवरेज निकालते हैं। वही वैल्यू क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है आपका एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। Consider a large number of identical copies. Consider a large number of identical copies and A cap is an operator. A cap is an operator for these identical copies. Okay, then we found A1, A2 up to AN values with corresponding probabilities, that is P1, P2, P3 up to Pn. Okay, then the expectation value of A cap is nothing but is given by, that is weighted average. So that means A1 P1 plus A2 P2 plus A3 P3, okay, up to AN Pn अपॉन कितना हो जाएगा आपका, that is P1 plus P2 plus up to Pn। अब ये जो हमारा है इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, देखिए AI PI और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, that is I equals to 1 to n और ये क्या हो जाएगा आपका समीशन ऑफ Pn। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होना है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपका क्या होना है, 1 होना है, समेशन ऑफ PI दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर A cap, दिस विल बी I equal to 1 to n AI PI। इज दैट क्लियर? ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा। देखिए एक बार और देख लेते हैं क्या हमने लिखा है। कंसीडर लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज एंड A cap is an operator for these identical copies. Okay, A cap क्या आपका ऑपरेटर है। Then we found A1, A2, AN values। जैसे देखिए
कोई अगर दिया हुआ है आपको वेव फंक्शन, ये कुछ प्रकार से इस प्रकार से आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है और इस वेव फंक्शन में आप जो है किसी ऑपरेटर a कैप को ऑपरेट करते हो तो क्या क्या वैल्यूज मिलती हैं आपको a1 a2 an, अलग अलग जो प्रोबेबिलिटीज जो है उसकी p1 p2 p3 pn है। तो जो वेटेड एवरेज जो होगा, वेटेड जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा p1 a1 p2 a2 अप टू pn an। ओके, और नीचे में हमने क्या कर दिया, जितनी प्रोबेबिलिटी है टोटल प्रोबेबिलिटी जो है उसे हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये इस प्रकार से आपका आ गया, दैट इज समेशन i इक्वल टू 1 टू n, और ये क्या हो जाएगा ai pi हो जाएगा एंड समेशन pi, और ये समेशन pi जो है टोटल प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपका क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। क्लियर है क्या? ये आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसी भी ऑपरेटर का। ठीक है, अब अगर इसको मैं क्वांटम मैकेनिकली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, क्वांटम मैकेनिकली अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, क्वांटम मैकेनिकली, क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, जो एवरेज वैल्यू ऑफ ए जो है ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका साई ए विद साई, और नीचे क्या आ जाएगा आपका साई विद साई। ये आपका क्या हो जाएगा क्वांटम मैकेनिकली, कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू को। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है एवरेज वैल्यू जो होता है इन जनरल, एवरेज वैल्यू जो इन जनरल क्या होता है, सपोज हमने a1 किया, a2 किया, a3 किया, a5 किया, अब ये क्या है डिफरेंट टाइम में, इसको हमने क्या किया डिफरेंट टाइम में किया। ठीक है, बट जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं उसमें हम साइमल्टेनियसली ऑल द एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं, साइमल्टेनियसली परफॉर्म ऑल द एक्सपेरिमेंट, ऑल द एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट है आपके उन सबको हम जो है क्या करते हैं साइमल्टेनियसली जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि साई जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, आर और टी का फंक्शन होता है। जैसे ही टाइम चेंज होगा, अगर हम साइमल्टेनियसली अगर इसको परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है, जैसे ही टाइम चेंज होगा नेक्स्ट सेकंड में जैसे ही जाएगा ये आपका जो साइज जो है वो चेंज हो जाएगा, तो रिजल्ट जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पाएगा, साइज ही चेंज हो गया। ठीक है, ओके, तो इस वजह से हम क्या करते हैं साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं जितने भी एक्सपेरिमेंट है उस सब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं साइन को अगर वेव फंक्शन अगर मैं मान रहा हूं तो उसको कुछ इस प्रकार से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इफ psi is a wave function, psi is a wave function, then a cap that is equals to integration psi star a psi d tau अपॉन कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन psi star psi d tau। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये और ये जो है ये वाला फॉर्म हो गया आपका और ये वाला आपका फॉर्म हो गया, दोनों जो है एक ही फॉर्म है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म नहीं है। ठीक है, डिफरेंट प्रकार से उसको क्या किया गया है रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इफ वेव फंक्शन of a particle is psi that is equals to 3/5 psi 1 plus 4/5 psi 2, where psi 1 and psi 2 are energy eigenvalues, energy eigen state, energy eigen value तो आपका आएगा energy eigen states with energy minus 10 electron volt and minus 2 electron volt respectively. Then expectation value, then expectation value of energy in the state psi
ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये जो वेव फंक्शन जो दिया हुआ है, देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, जब मैंने नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि जो वेव फंक्शन जो है, ये वेव फंक्शन जब भी आपको दिया रहेगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट आया है ये नॉर्मलाइजेशन के लिए ही आया है। ठीक है, अगर वेव फंक्शन जो है अगर आपका नॉर्मलाइज है तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आया है ये भी क्या है, आपका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से ही आया है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए उसको क्या किए हैं, नीचे से हमने डिवाइड कर रखा है। अगर वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज है तो इसको नीचे में ऐसा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस वेव फंक्शन को चेक कर लेना है कि ये नॉर्मलाइज है कि नहीं। ये आपका वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। साई विद साई जो है वो आपका 1 के बराबर होना चाहिए। तो साई विद साई करोगे तो साई साई 1 जो है एक साथ आएंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 25। तो ये कितना हो गया आपका 25 अपॉन 25, तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। ये वेव फंक्शन क्या है आपका, नॉर्मलाइज्ड है। अब चलिए हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द स्टेट साइड, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ओके, तो क्या काम करेंगे हम, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं। दैट इज ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा लिख दीजिए या इसी को आप ऐसा लिख लीजिए, आप जैसा लिखना चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये साई विद एच है ना, तो देखिए साई को मैं पहले लिख देता हूं, दैट इज 3/5 साई 1 प्लस 4/5 साइन। एक बार इसको डिटेल में लिख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम करेंगे, है ना। ये आपका इधर का है, फिर एच ऑपरेट होगा, इस पे ऑपरेट होगा आपका, दैट इज 3/5 साई 1 प्लस 4/5 साई 2 पे ऑपरेट होगा कुछ इस प्रकार से। तो साई 1 के साथ ऑपरेट होगा और साई 2 जो है साई 2 के साथ ऑपरेट होगा। अब ये जो h जो है, h के साथ पहले क्या होगा, साई 1 जो है इसके साथ ऑपरेट होगा, तो h के साथ जब ऑपरेट होगा तो उसके लिए उसने एनर्जी दे रखा है। क्या एनर्जी दिया है, देखिए ये -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 3/5 के लिए एनर्जी है। दैट मींस ये जो E1 जो है वो कितना दिया है, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, और E2 कितना दिया है आपको, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ये आपको E1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, जब ये H के साथ ऑपरेट होगा तो E1 मिलेगा, H के साथ ऑपरेट होगा तो E1 मिलेगा। इसको मैं डायरेक्ट अगर करना चाहूं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 9/25 आ जाएगा, और इसका एनर्जी कितना होगा, E1 होगा। जब ये H के साथ ऑपरेट होगा तो एनर्जी E1 देगा, तो E1 को मैंने बाहर कर दिया, और क्या हो जाएगा, साई 1 विद साई 1 हो जाएगा। तो साई 1 विद साई 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, ये 16/25 हो जाएगा, और ये साई 2 विद साई 2 कितना हो जाएगा आपका, फिर से 1 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा आपका, एनर्जी टर्म आ जाएगा। एनर्जी टर्म कितना है यहाँ पे, E2 है। क्लियर, चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 9/25 इनटू कितना है आपका -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है 16/25, और ये कितना है आपका -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फाइनली अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा 1/25, तो बाहर निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा -90 और 90, और ये कितना हो जाएगा आपका -32। तो कितना हो गया ये 122। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, ये +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हो जाएगा आपका -32 हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, ये अपॉन 25, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, एनर्जी का वैल्यू आ गया। ठीक है, एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको डायरेक्ट जैसे आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। डायरेक्ट अगर आपको एनर्जी का क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, दैट इज P1 प्लस P2, या इसको ब्रॉड फॉर्म में अगर जैसे मैं लिखना चाहूं तो समेशन, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है वो क्या है आपका नॉर्मलाइज्ड है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिखूंगा, दैट इज PIEI, और I जो है कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, वेटेड एवरेज हो जाएगा ये।
ठीक है। तो P1 इंटू E1 और P2 इंटू E2, जब भी आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर निकालने के लिए बोले, जैसे सपोज अगर एनर्जी का बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को पाया जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है आपकी, ये 9/25 हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज 16/25 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P1 जो है कितना हो जाएगा आपका 9/25, और उसका एनर्जी कितना है -10, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 16/25, और इसका एनर्जी कितना है आपका -2, तो ये हो जाएगा आपका 1/25, तो बाहर आ जाएगा, देन -90, और ये कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, और ये 32 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा -122, और ये कितना हो जाएगा 25 इलेक्ट्रॉन। ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इतना डिटेल में और करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The normalized wave function psi1 psi2 are ground state and force excited state of a particle with following information, that is A जब ऑपरेट होता है psi1 पे, तो ये क्या दे देता है आपको, psi2 दे देता है, ठीक है, और A जब ऑपरेट होता है psi2 पे, तो ये क्या दे देता है आपको, psi1 दे देता है, इंटरचेंज हो जाता है। क्लियर है क्या? चलिए देन पहला आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू of A cap in state psi, that is equals to 3/5 psi1 plus 4/5 psi2, वही स्टेट है आपका, स्टेट तो आपका वही है, ठीक है, बट ए जो है यहाँ पे जो ऑपरेटर जो है वो क्या हो गया है आपका, चेंज हो गया है, ठीक है, ऑपरेटर जो है वो क्या हो गया है आपका, चेंज हो गया है। तो जो हम डायरेक्ट लिखने वाला जो देख रहे थे यहाँ पे, या ऐसा जो डायरेक्ट लिखने वाला देख रहे थे, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये यहाँ पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो पहला काम हमको क्या करना है उसको देख लेते हैं पहले। तो पहले तो इसको इसमें ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं किसका, ए का, तो हमको क्या निकालना होगा, साई ए विद साई निकालना होगा। तो साई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, उसका हम क्या कर देंगे, ये आपका केट वेक्टर है, तो ब्रा वेक्टर उसका क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 3/5 psi1, और क्या हो जाएगा 4/5 दैट इज psi2, ये कुछ इस प्रकार से। और ए ऑपरेट होगा किसके, इस पे ऑपरेट होगा, इस पे ऑपरेट हो जाएगा psi1 पे, और कितना हो जाएगा 4/5 ये psi2 पे ऑपरेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जब इस पे ऑपरेट होगा psi1 पे, और जब ऑपरेट होगा तो क्या देगा, वो psi2 दे देगा, psi1 पे ऑपरेट होगा तो क्या दे देगा, psi2 दे देगा, तो 3/5 कितना हो जाएगा, ये psi2 हो जाएगा, और 4/5 पे जब ऑपरेट होगा तो क्या दे देगा, psi1 दे देगा, यही बोला है। देखिए ये जो है अगर psi1 पे ऑपरेट होता है psi2 दे देता है, और psi2 पे ऑपरेट होता है तो क्या दे देता है आपका, psi1 दे देता है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देन क्या करोगे आप, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर दोगे और इसका कर दोगे इसके साथ, यही होगा, ठीक है। तो psi1 का psi1 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5 into 4/5 हो जाएगा, और psi2 का psi1 के साथ करोगे, psi2 का psi2 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 into 3/5 हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये 25 हो जाएगा, 12/25 प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 12/25, तो ये फाइनली आ जाएगा 24/25। 24/25 जो है एक्सपेक्टेशन हो जाएगा आपका इस ऑपरेटर का जो दिया गया है कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में पूछा गया है, इसी में आगे क्वेश्चन और पूछा गया है, नंबर 2, नंबर 1 था, नंबर 2 में पूछा गया है which of the
फॉलोइंग आर आइगन स्टेट ऑफ आर बोल रहा है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन स्टेट ऑफ ऑपरेटर ए कैप स्क्वायर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका दैट इज साइन 1, दूसरा ऑप्शन है आपका साइन 2, तीसरा ऑप्शन है साइन 1 एंड साइन 2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या आपको दिया गया है दैट इज ए कैप विद साइन 1 क्या होता है आपका साइन 2 हो जाता है। ठीक है, और ए कैप साइन 2 क्या हो जाता है आपका साइन 1 हो जाता है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इनमें से आप बताएंगे कि ए स्क्वायर का जो है आइगन स्टेट कौन सा होगा। तो आइगन स्टेट वो होता है जिसमें अगर आप किसी ऑपरेटर को अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो सेम आइगन फंक्शन दे देता है। आइगन फंक्शन में अगर कोई चेंजेस अगर नहीं आ रहा है, सपोज किसी ऑपरेटर को मैं किसी वेव फंक्शन पे अगर ऑपरेट करता हूं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑपरेटर है, दिस इज नथिंग बट ऑपरेटर b इफ इट्स ऑपरेट ऑन साइन। अब अगर ये कुछ वैल्यू देता है और वैल्यू के साथ अगर यही रह रहा है, क्या हो रहा है साइन का साइन ही है, ये साइन 2 नहीं हो रहा है, या साइन 1 जो है यहाँ पे अगर साइन 1 है तो ये साइन 1 ही है, साइन 1 जो है साइन 2 में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ अगर इस प्रकार से है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपका वेव फंक्शन है दैट इज नथिंग बट आइगन फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर। ठीक है, साइन जो है क्या हो जाएगा आपका आइगन फंक्शन हो जाएगा इस ऑपरेटर b का। ठीक है, कब ऐसा होगा जब आप किसी ऑपरेटर को आप किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करोगे और ऑपरेट करने के बाद अगर वेव फंक्शन में अगर कोई चेंजेस अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो वेव फंक्शन है वो आपका आइगन फंक्शन है किसका, उस ऑपरेटर का। क्लियर है? ओके, तो चलिए तो वही पूछा जा रहा है कि ए कैप स्क्वायर का कौन कौन सा जो है वो क्या होगा आपका आइगन स्टेट होगा। ओके, तो चलिए इसको ए स्क्वायर को जब आप ऑपरेट करोगे, एक बार ऑपरेट करने से ये साइन 2 आ रहा है, एक बार और ऑपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा साइन 1 दे देगा, एक बार और ऑपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा साइन 1 दे देगा, और a2 को एक बार ऑपरेट किए तो साइन 1 दिया, a को हां क्या अच्छा नहीं खुल रहा, ये बगल से तो ये हां हां इधर ओके। तो दो बार जैसे ऑपरेट करोगे तो फिर से कितना मिल जाएगा आपको, साइन 2 ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका साइन 1 एंड साइन 2 हो जाएगा। क्लियर है? दो बार जब ऑपरेट करोगे तो क्या देगा, वही फंक्शन दे देगा, वेव फंक्शन दे देगा। एक बार ऑपरेट किए साइन 1 में तो साइन 2 दिया, एक बार और ऑपरेट करोगे साइन 2 जो है क्या दे देगा, साइन 1 दे देगा। तो साइन 1 और साइन 2 जो है दोनों क्या होंगे आपके अगेंस्ट स्टेट होंगे किसके, ए कैप स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं आज श्रोडिंगर इक्वेशन को। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को कंप्लीटली यहाँ पे मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ। जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, केवल उसको लिख के मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर वो ओके, चलिए देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे मैं न्यूटनियन मैकेनिक्स में अगर बात करूं तो उसमें क्या निकलता है आपको, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट में, अगर मैं फोर्स अगर F लगा रहा हूं, ठीक है, तो उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है और जहां से हम क्या निकालते हैं, पोजीशन को निकालते हैं x एज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक उसी प्रकार आपका श्रोडिंगर इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, साई को निकालते हैं, साई व्हिच इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ओके, चलिए तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है वो आपका, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। दैट इज अगर मैं टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, जो टोटल एनर्जी जो होता है ना, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी जो E जो होता है दैट इज नथिंग बट योर T प्लस V। ठीक है, अब ये जो एनर्जी जो होता है इसको मैं काइनेटिक जो एनर्जी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज P स्क्वायर अपॉन कितना लिख सकता हूँ, 2m लिख सकता हूँ प्लस V। क्योंकि इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ जो टोटल एनर्जी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस V लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें बोथ साइड अगर मैं इसमें ऑपरेट कर देता हूँ, E शायद दैट इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस V, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ तक इसको रख दीजिए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है,
अब चलिए ये जो p जो है, p जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको कैसे लिखते हैं, दैट इज माइनस आई एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाए, डेल बाय डेल एक्स हो जाता है, ठीक है। या इसी डेल बाय डेल एक्स को 3D में कैसे लिखते हैं, 3D में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस आई एच क्रॉस ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा हो जाएगा, क्लियर है। अब जैसे मैं e की अगर मैं बात करूं तो e जो होता है वो क्या होता है आपका आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है आपका टाइम डिपेंडेंट, है ना। तो मैं पहला आपको डिस्कस करने वाला हूं टाइम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका, जो e इक्वल्स टू है आपका, e इक्वल्स टू क्या लिखे हो आप, ये है आपका नथिंग बट e साइन इक्वल्स टू e स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v साइन, ये कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए ये इसका वैल्यू हम ये 1/2m तो है ही, अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, दैट इज माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा का स्क्वायर प्लस v, और ये सब के बाहर में क्या आ जाएगा आपका साइन आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा ई शायद, ठीक है। हाँ आगे देखिए दैट इज नथिंग बट ई शायद, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एच स्क्वायर, ये क्या है कंप्लीट कितना हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस v, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप इधर लेके आ जाइए, इस कंप्लीट को आप इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज प्लस e माइनस v, और ये क्या हो जाएगा साइन, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। या इसको और अच्छे से अगर मैं लिखूं तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, डेल्टा प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस, है ना, यहाँ पे साइन भी है ना, यहाँ पे साइन भी है, हाँ ये कितना हो जाएगा e माइनस v साइन, दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे तो बाहर निकला हुआ है, तो ये कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया, ये आपका क्या है, कौन सा इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये चलिए इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं, दूसरा फॉर्म कैसे निकलेगा। दूसरा फॉर्म भी आपको वही से निकलेगा, केवल e का जो हमारा जो ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है उसको केवल हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं, सेकंड क्या है आपका, टाइम डिपेंडेंट, है ना, इसका डिपेंडेंट डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दैट इज e इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज e स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v साइन, ऐसे लिख रहे थे। अब देखिए e का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, और ये साइन ऑपरेट किए तो बोथ साइड ऑपरेट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा डेल साइन अपॉन डेल टी, दैट इज इक्वल टू इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाता है, दैट इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस v, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन। तो ये जो कंप्लीट जो है ये क्या कहलाता है आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और इससे पहले जो हम किए थे वो क्या है आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन है, ठीक है। ओके तो चलिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ ये जो इक्वेशन है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो नंबर 1 देखेंगे आप, ये पूछा गया है एग्जाम में, है ना, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है आपका डबल डेरिवेटिव किसका आता है आपका स्पेस में आता है, और सिंगल डेरिवेटिव किसमें आता है आपका टाइम में, ठीक है। डबल डेरिवेटिव किसमें आता है आपका स्पेस में, है ना, ये स्पेस में डबल डेरिवेटिव है, स्पेस मतलब डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे डबल डेरिवेटिव इन स्पेस। और यहाँ पे देखिए टाइम भी सिंगल आपका डेरिवेटिव आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे सिंगल डेरिवेटिव इन टाइम, ठीक है। तो पहला इसका प्रॉपर्टी यही है कि ये डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव इन स्पेस, डबल डेरिवेटिव इन स्पेस, ठीक है।
स्पेस और साथ ही साथ क्या है आपका सिंगल डेरिवेटिव इन टाइम। टाइम में क्या है आपका ये सिंगल डेरिवेटिव है। क्लियर है क्या? ओके, चलिए आगे देखते हैं नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चलिए ओके, सेकंड क्या है आपका ये जो वेव फंक्शन साई हमको जो मिलेगा, जो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकंड ऑर्डर इन स्पेस एंड फर्स्ट सिंगल ऑर्डर इन टाइम, ये आपका होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, और ये जो साई जो होता है ये आपको क्या मिलता है, ये आपका कंटीन्यूअस होता है। कंटीन्यूअस होता है प्लस सिंगल वैल्यू होता है, और क्या होता है आपका फाइनाइट होता है। कंटीन्यूअस, सिंगल वैल्यू एंड फाइनाइट। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज होती ही है। साथ ही साथ हमने 2 प्रॉपर्टीज और पढ़ रखा है। और क्या क्या होता है आपका डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई एंड डेल साई अपॉन डेल जेड जो है, ये भी क्या होते हैं आपके कंटीन्यूअस होते हैं। सिंगल डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो भी आपका क्या होता है कंटीन्यूअस होता है। साथ ही साथ इसमें हमने देखा था स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है। क्या होता है आपका स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 आपका हो जाएगा नंबर 30 लिखते हैं कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, देखिएगा ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल पार्टिकल। श्रोडिंगर इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम। वो सिंगल पार्टिकल सिस्टम है केवल उसके लिए हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेनी बॉडी प्रॉब्लम है उसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज नॉट वैलिड फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम के लिए इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 बॉडी प्रॉब्लम है तो 2 बॉडी प्रॉब्लम को हम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में चेंज करके भी इसका यूज कर सकते हैं। We can use, however, it can be used for 2 body problem by converting it to single body या one body problem by reduced mass। ठीक है, तो सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए ही ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। एक और आपकी प्रॉपर्टी है, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये केवल रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम के लिए अप्लाई होता है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए ये आपका वैरी करता है। आप रिलेटिविस्टिक मोशन में इसको वैरी नहीं कर सकते। रिलेटिविस्टिक मोशन में ये क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक मोशन में हम कौन सा इक्वेशन में यूज करते हैं, डिराक इक्वेशन, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, डिराक इक्वेशन, ये सब यूज करते हैं ना। तो फॉर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, इसी कारण रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स
ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, आपका क्लेन गॉर्डन इक्वेशन आता है, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, और हम बात करें क्लेन गॉर्डन के साथ आपका डिराक इक्वेशन जो है, ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी हो गया किसका, आपका श्रोडिंगर इक्वेशन का। क्लियर है यहां तक? चलिए चलिए एक और प्रॉपर्टी बच गया है, उसको भी कर लेते हैं। नंबर 5, let psi1x and psi2x, that is xt, are the solution of Schrodinger equation, then देखिए psi1 और psi2 अगर दोनों सॉल्यूशन है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो दो सॉल्यूशन आने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन है अगर सपोज psi1 और psi2 श्रोडिंगर इक्वेशन के, तो जो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा, देन psi will be the final solution, then final solution will be linear combination of psi1 and psi2। ये क्या हो जाएगा आपका psi xt, that is equals to c1 psi1 plus c2 क्या हो जाएगा आपका psi2 xt। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। सपोज आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है, श्रोडिंगर कैट के बारे में आपको नहीं सुना होगा। ठीक है, सपोज ये कोई आपके पास बॉक्स है, और बॉक्स में अंदर ये जो है बिल्ली है। ठीक है, बॉक्स के अंदर क्या है, बिल्ली है। तो ये जो बिल्ली जो है, जब तक आप इसको ओपन नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये जो बिल्ली जो है वो जिंदा है कि ये मर गई। ठीक है, ये जिंदा है कि मर गई कैसे पता चलेगा, जैसे ही आप ओपन करोगे इसको तब जाके आपको पता चलेगा। क्लियर है? ओके, हाँ, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी आपका दोनों पॉसिबिलिटीज है। सपोज C1 जो है इसकी जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी है, और C2 जो है इसके मर जाएगा रहने की पॉसिबिलिटी है। तो दो जो साइज जो होगा हमारा, वो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये आपका श्रोडिंगर क्या रहता है, किसी क्लास में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी अपन फास्ट ट्रैक कोर्स में है तो उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। मिनट ये चार्ट नाम का है, मिनट रुकिएगा। चल नेक्स्ट अपन देखने हैं टाइम इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं टाइम इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। टाइम इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? ओके, टाइम इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो साई जो होता है वो आपका फंक्शन होता है किसका, आर और टी का, पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। तो जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आपका जो है ये जो वेव फंक्शन है उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं टाइम इवोल्यूशन इसका जो है पार्ट कितना होगा, कैसे ये इवोल्यूएट होगा। ठीक है, तो चलिए
हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन जो है ना, ई एच साइड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपके ई साइड के बराबर लिख सकता हूँ, और ई साइड जो है, ई साइड जो है वो क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, डेल साई अपॉन डेल टी, ये कुछ इस प्रकार से एच साइड, राइट। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब इसको अलग अलग कर लेता हूँ, ये क्या कितना हो जाएगा आपका h अपॉन आई एच क्रॉस हो जाएगा, और ये dt आ जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा आपका d साई अपॉन साई हो जाएगा। देन फाइनली ये क्या लिखूंगा मैं, इसको log साई लिखूंगा, और साथ ही साथ ये आपका क्या हो जाएगा, इधर देखिए h अपॉन ये माइनस आई ऊपर चला जाएगा तो h अपॉन h क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा आपका t हो जाएगा, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा आपका log, क्या हो जाएगा ये log, इसको ले लेते हैं हम c, है ना, माइनस में ले लेते हैं, log कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना बन जाएगा आपका log, दिस इज नथिंग बट योर साई अपॉन c, ये कुछ इस प्रकार से, देन कितना हो जाएगा ये माइनस आई एच अपॉन एच क्रॉस इनटू t हो जाएगा, और फाइनली अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा साई अपॉन c इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आई एच t अपॉन कितना हो जाएगा ये h क्रॉस, then psi equals to c times e to the power minus I h t upon h cross, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। ये आपका क्या आ गया, वेव फंक्शन आ गया आफ्टर टाइम t, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एट टाइम ये क्या है आपका x t है ना, एट t इक्वल टू 0, सपोज ये आपका जो साई जो है वो कितना है आपका, साई x t जो है वो क्या है आपका, दैट इज साई x 0 है, ये कुछ इस प्रकार से, या इसको साई 0 ही ले लो, क्या ले लो आप, साई 0 ले लो, डायरेक्ट इसको क्या ले लो आप, साई 0 ले लो, इस प्रकार से, ये आपने क्या ले लिया, इसको साई 0 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका साई 0 हो जाएगा, दैट इज c e टू द पावर कितना हो जाएगा 0, तो 1 हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना आ गया आपका साई 0 आ गया, तो इसको हम पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, दैट इज साई h t, दैट इज इक्वल्स टू साई 0 और e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका x क्रॉस हो जाएगा, मतलब आफ्टर टाइम t जो है, आफ्टर टाइम t है ना, पहले t इक्वल टू 0 पे आपका वेव फंक्शन क्या था आपका साई 0 था, और आपको अगर xt अगर चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम t पे अगर चाहिए तो आप e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन h क्रॉस का वैल्यू का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका आफ्टर टाइम t आपको क्या मिल जाएगा, वेव फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सपोज आपको t इक्वल टू 0 पे अगर आपको कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है और t इक्वल टू t टाइम पे आपको इस वेव फंक्शन का वैल्यू अगर निकालना है तो आप कितने से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस वेव फंक्शन को, e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन h क्रॉस। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, नेट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, तो केवल इस चीज को आप याद रखिए, अगर मैं साई 0 दिया हुआ हूं तो उस पे मुझे अगर साई एच टी अगर चाहिए तो इतने का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ठीक है। देखते हैं अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं इसमें, the state of a system the state of a system of mass m in d square well potential of length L is given by that is size 0, that is equals to 1 upon under root 5 1 plus 2 5 2. Find the wave function at t is equals to 2 ml square pi h cross. Find the wave function at 2 ml square pi h cross. ठीक है, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या पूछा जा रहा है, केवल वेव फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। The state of a system of mass m in d square potential of length L is given by this. Then find the wave function at this, है ना। तो साइड ये आपको निकालना है,
तो साइन टी जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए देखिए ये साइन 0 और e टू दी पावर क्या हो जाता है माइनस आई एच टी अपॉन क्या हो जाता है एच क्रॉस हो जाता है। तो साइन 0 का जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो √5 और ये क्या आ जाएगा आपका 5 1। तो 5 1 जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे जाएगा तो e टू दी पावर माइनस आई एच यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ पे जितना एनर्जी होगा इसका उस एनर्जी की अपॉन कितना हो जाएगा आपका एच क्रॉस प्लस ये क्या हो जाएगा 5 टू e टू दी पावर माइनस आई एच 2 हो जाएगा इस टाइम। तो 5 2 पे जो एनर्जी होगा, ठीक है, ये अपॉन कितना हो जाएगा आपका एच क्रॉस हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो साइन 0 को मैंने लिख लिया एक प्रकार से, ये लिख दिया और इसके साथ e टू दी पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच क्रॉस का केवल मल्टीप्लिकेशन किया है और ये आपका पर्टिकुलर टाइम t पे आपको वेव फंक्शन मिल गया, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। अब यहाँ पे h1 और h2 क्या होगा, तो h1 h2 का जो वैल्यू है ये क्या बोल रहा है, देखिए डीप स्क्वायर वेव पोटेंशियल है, स्क्वायर वेव पोटेंशियल है। तो स्क्वायर वेव पोटेंशियल का आपको एनर्जी में अभी नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ाऊंगा अभी, है ना। तो 0 टू L अगर कोई आपका स्क्वायर वेव पोटेंशियल है तो इसका जो एनर्जी जो होता है दिस एनर्जी इज गिवन बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना होता है आपका 2ml स्क्वायर होता है, कुछ इस प्रकार से एनर्जी को देते हैं, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली अगर मैं देखूं तो हम इसको अलग-अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो E इज नथिंग बट योर h, अगर मैं यहीं पे अगर h1 अगर निकालना चाहूं तो n इक्वल टू 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर आ जाएगा और h2 अगर रखना चाहूं तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है क्या, क्लियर है। अब चलिए देखिए हां क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो e टू दी पावर माइनस आई h1 t अपॉन h क्रॉस को अगर कैलकुलेट करूं तो e टू दी पावर माइनस आई हां कितना है आपका पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर और इनटू t है, t कितना है आपका, t कितना दिया था 2ml स्क्वायर और क्या पाई अपॉन h क्रॉस और नीचे क्या आ जाएगा एक और h क्रॉस आ जाएगा 1 अपॉन h क्रॉस जो है ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, h क्रॉस के साथ आपका एक पाई भी कैंसिल हो गया और 2ml स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो e टू दी पावर माइनस कितना आ गया आपका i पाई आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा cos पाई कितना होता है आपका -1 होता है और sin पाई कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। e टू दी पावर माइनस h1 t अपॉन h क्रॉस का वैल्यू कितना आ गया आपका -1 आ गया। ठीक वैसे ही आपको क्या निकालना होगा e टू दी पावर माइनस i h2 t अपॉन h क्रॉस निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर माइनस i h2 कितना आपका 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर इनटू 2ml स्क्वायर पाई h क्रॉस और इनटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन h क्रॉस, जो 1 अपॉन h क्रॉस ये है, ठीक है। t का भी वैल्यू रख दिया मैंने, h का भी वैल्यू रख दिया h2 का, ओके। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा h क्रॉस और ये कंप्लीट h क्रॉस एक पाई भी कैंसिल हो गया, तो e टू दी पावर माइनस i 4 पाई जो है ये कंप्लीट बचा आपका। तो cos 0 डिग्री कितना होता है आपका वैल्यू 1 होता है, पाई पे कितना हो जाता है -1 हो जाता है, 2 पाई पे फिर से आपका +1 हो जाएगा, 3 पाई पे फिर से माइनस और 4 पाई पे क्या हो जाएगा फिर से -1 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 +1 हो जाएगा ना, 4 पाई पे कितना हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका ये कंप्लीट जो है +1 आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं देखूं देखिए फाइनली जो है sin x t की अगर मैं वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना था आपका देख लीजिए यहाँ पे कितना था वैल्यू जो है ये आपका था 1 अपॉन √5 1 अपॉन क्या है आपका √5 और sin 1 √5 और ये क्या था आपका sin 1 था, sin 1 के साथ क्या आ जाएगा आपका -1 और sin 2 का जो वैल्यू था इसके साथ कितना आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा। तो फाइनल जो वेव फंक्शन क्या बना आपका √5 ये हो जाएगा -sin1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका sin 2 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका xt है, आपका टाइम t जो है आपका वेव फंक्शन कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को, ये आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे 2 भी था, ओके ये 2 भी था, ओके तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 भी था है, तो ये कुछ इस प्रकार से आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए देता हूँ होमवर्क,
और ये जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट में इसमें कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और सेट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ उसको बहुत ईमानदारी से आप लोग कीजिएगा, और अगर नहीं होता है तो उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर डालिएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, इस क्वेश्चन को हमको बताइए, ठीक है, या आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पार्टिकल ऑफ मास, particle of mass m is infinite square well of length, infinite square well of length L. Its wave function is given by wave function is given by, that is psi x is equals to under root 2 upon L e to the power 3 pi I x upon L or minus e to the power minus 3 pi I x upon L. Find psi x t at t equals to ml square 2 pi h dot, ठीक है, ये आपको दिया गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको निकालना रहेगा, क्लियर है, ये टाइम दिया हुआ है तो आप लोग निकालिएगा इसको, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है n का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो जो टोटल एनर्जी हिंट यहाँ पे दे दिए, आप हिंट ले लीजिए, ठीक है, हिंट मैं दे देता हूँ, हिंट, ठीक है, हिंट क्या हो जाएगा आपका, चलिए देखिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ना, एनर्जी तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एनर्जी कितना दिया हुआ है, सपोज n स्क्वायर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर होता है, n = 1 करोगे कितना हो जाएगा, E1 के लिए कितना हो जाएगा ये, दैट इज पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर हो जाएगा, और E2 के लिए कितना हो जाएगा ये, दैट इज 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर हो जाएगा, या E3 के लिए जो भी है, तो 1 2 3 पुट करोगे तो वो वैल्यू निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो साई एक्स जो होता है ये होता है आपका जो भी फॉर्म है आपका, ये कुछ इस प्रकार से होता है i k x माइनस c की पावर माइनस i k x, ये कुछ इस प्रकार से, और ये जो होता है आपका n पाई अपॉन l होता है, ये जो होता है वो आपका n पाई अपॉन l होता है, यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो कितना दिया हुआ है, दैट इज 3 पाई i k अपॉन l, है ना, तो ये n पाई अपॉन l, तो n इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, n इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, 3 दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप कितना यूज करोगे, n = 3 के लिए जो एनर्जी आएगा उसको यूज करोगे, और यहाँ पे भी आपको एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, हाँ, तो दोनों जगह जो है आप जो है इसको यूज करेंगे, है ना, दोनों जगह आप क्या यूज करेंगे, सेम उसी को यूज करेंगे, ठीक है, E3 एनर्जी जो भी आएगा उसको यूज करेंगे, और यहाँ पे भी n = 3 यूज करेंगे, तो दोनों का जो एनर्जी होगा दैट इज E3 = कितना हो जाएगा आपका 9 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आप करके देखिएगा, नहीं होता है तो मैं करता रहता हूँ, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और भी लिख लीजिए इसी में, चलिए मैं 2 क्वेश्चन और आप लोग को दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आप लोग बना के दीजिएगा। The state of particle of mass and d square well potential d square well potential of length L is, that is psi equals to 1/2 psi 1 plus psi 2 at what interval of time, the wave function becomes orthogonal to given wave function। तो बेसिकली इसमें टाइम निकालने के लिए बोल रहा है
टाइम निकालने के लिए पूरा, तो सबसे पहले आपका क्या क्या रहेगा, आपका ये जो लेंथ जो दिया हुआ है स्पाइरल पोटेंशियल है, तो एनर्जी तो आपका वही रहेगा E=n²h²2ml²। ठीक है। अब साई xt, ये जो साई दिया हुआ है वो, और आपको क्या निकालना है, ये साई दिया हुआ है, साई जीरो, एक प्रकार का साई जीरो दिया हुआ है, साई xt निकाल लेना। साई xt निकालोगे फिर दोनों को क्या कर देना, ऑर्थोगोनल कर देना। ऑर्थोगोनल करोगे तो क्या आ जाएगा, साई xt जो है ये ऑपरेट हो जाएगा साई जीरो के साथ, और ये कंप्लीट की क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ठीक है, यही होता है आपका ऑर्थोगोनल। जब दो अलग अलग जो वेव फंक्शन एक दूसरे से ऑपरेट करते हैं तो उसका जो क्या वैल्यू जो है, इधर प्रोडक्ट जो है कितना मिलता है आपको, जीरो मिलता है। इसको अपन ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ से आपका t का जो है वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। क्लियर है? नहीं बनेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। एक और क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, कंसीडर consider a spin half particle in the presence of homogeneous magnetic field along z-axis. It is initially in the state psi is equals to 1/2 up, और ये क्या हो जाएगा आपका डाउन। ठीक है। एट t = 0, एट व्हाट टाइम, इसमें भी टाइम पूछा हुआ है, एट व्हाट टाइम द वेव फंक्शन becomes minus psi the energies of state, इसका एनर्जी और टर्म वाले का एनर्जी, दोनों का एनर्जी दिया गया है, आर रिस्पेक्टिवली माइनस म्यू मीटर एंड म्यू। ये दो है एनर्जी आपको दी है। क्लियर है क्या? तो इतने क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए हैं बनाने के लिए। 3 क्वेश्चन मैं आप लोग को बनाने के लिए, तीनों क्वेश्चन जो है आप बनाइएगा और बताइएगा मुझे अगर नहीं बनता है तो, और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग की जो प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए मीटिंग के साथ। थैंक यू।